Assalamualaikum my dear students. Today topic will be the cell and the tissue. आज हम चैप्टर नंबर 4 का टिश्यू और सेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे. टुडे आई विल बी ओवरव्यू ऑफ सेल एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल. Very next day I will discuss about the tissues. So see my video and complete and note down on your notes book. The first very first topic is a microscopic and emergence of सेल थ्योरी. इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप नाउन एज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का तरीका माइक्रोस्कोपी कहलाता है. दो तरह की माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. इसके पहले हम दो टर्म्स जो है उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टर्म इज़ मैग्नीफिकेशन, सेकेंड वन इज़ अ रिजॉल्विंग पावर. मैग्नीफिकेशन is the apparent size, increase the apparent size of the object. Important factor of microscopy में आता है हम उसके ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं. How many times we can increase the object up to thousands time. हम इंक्रीज कर सकते हैं. Resolving power is the clarity of image. इमेज कितनी क्लियर, इमेज ब्लर तो नहीं हो रही, तो उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 0.1 मिलीमीटर के दरमियान अपार्ट हम डिस्टेंस जो होता है हम उसको मेजर कर सकते हैं. हम उसको दो आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं. इससे ज़्यादा का होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी. तो इसी तरह ये 10 सोल्व. उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप का बात करें तो वो लाइट की जो रेज है उसको उसकी मदद के साथ सीपीसी की डिटेक्शन करती है. इसके अंदर दो ग्लास होते हैं, एक आईपीस होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. जो सेकंड वन होता है वो मैग्नीफाई द इमेज एंड प्रोटेक्ट द इनटू द व्यूअर आइज ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. ठीक है. अब फोटोग्राफिक टेकन द माइक्रोस्कोप कॉल्ड एज माइक्रोग्राफ. जो फोटोग्राफी से लेते हैं तस्वीर उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन 1500 टाइम्स तक इंक्रीज कर देती है. 50x ज़्यादा करके बड़ा करके दिखाती है. और रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है. और द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मॉडिफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी शो द डिटेल्स. उसके अंदर डिटेल नहीं शो हो सकती. जैसे ये दो प्रोटोजोन्स है हमारे पास, जैसे कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, दूसरा हमारे पास ग्रीन एल्गी है. तो इन दोनों को हम सी कर सकते हैं इजीली बाय माइक्रोस्कोप. आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेकंड वन मेजर इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है. तो इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिप्लेस द वैक्यूम चैम्बर विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर नहीं होता, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज को शो करके दिखा देते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम रिजॉल्विंग पावर देखें तो 0.2 नैनोमीटर है और हमारे पास ये 2,50,000 टाइम यानी 2,50,000 टाइम्स एक्स तक इंक्रीज करके इमेज को दिखा सकता है. और हम ऑर्गेनेलीज को भी देख सकते हैं. बायोलॉजिस्ट दो तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू द सीपीसी के लिए यूज़ की जाती है. TEM यूज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. मेजरली इंटरनल स्ट्रक्चर के यूज़ के लिए हम TEM माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. इन SEM इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट द मेटल कोटेड सरफेस. SEM यूज़ हो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस. और अगर हम सरफेस की बात करें तो उसके लिए हम SEM यानी कि यूज़ करते हैं, हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. आगे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी है. कुछ ये हिस्ट्री लिखी हुई है, इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. रॉबर्ट हॉक का वर्क इसमें सबसे अच्छा है और विर्चू का जो है वो थोड़ा सा अच्छा है. लेकिन हमने लास्ट 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्टली हमारे पास है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपाउंड ऑफ 1 और मोर सेल. यार ऑर्गेनिज्म में या एक सेल होता है या एक से ज़्यादा. और सेल क्या है हमारे ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है तो सेल है. और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर ऑर्गेनिज्म की भी सेल ही है. सेल जो है डिवाइड करते हैं और प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होती हैं. ठीक है. जो नए सेल बनते हैं वो सारे जो प्रीवियस एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल उनसे ही बनते हैं. सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स को आज हम
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन। वी आर सिमिलर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट्स। हियर वी विल बी गेट द डिटेल ऑफ द learning about the cellular structure and function. All cell is made up of assemblies of the organism where there is some structure of the cell and not a organelle but the important cell। लेकिन ये सेल ऑर्गेनली नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी सेल के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और साइटोस्केलेटल हो गया। सेल वॉल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर जो और फंजाई के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। Cell wall is a non-living strong component of the cell located outside of plasma membrane होती है। शेप स्ट्रेंथ और ये टर्जिट करके रखती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। प्लांट सेल वैरायटी ऑफ द केमिकल इन सेल वॉल के अंदर अगर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। इनको अगर हम देखे जाए तो आउटर लेयर को प्राइमरी वॉल कहते हैं और सेलुलोज की बनी होती है। उसके सब एनिमल एग्जाम्पल जाइलम आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल भी होती है इनर साइड के ऊपर। इट इज़ मच थिकर देन लिग्निन और लिग्निन की बनी होती है बेटा ये। और इसके अलावा दीज पोर इन दोनों के दरमियान पोर्स होते हैं जिसको प्लाज्मोजमेटा कहते हैं। इन पोर से हम न्यूट्रिशन का तबादला होता है, वरना तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ से न्यूट्रिशन आए या जाए। तो प्लाज्मोजमेटा ऐसे डेस्मेटा एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता है। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल आल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। इनके पास सेलुलोज नहीं होती फंजाई के पास, इनके पास काइटिन होती है। और जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है, कम्प्लेक्स ऑफ अमीनो एसिड प्लस शुगर। नेक्स्ट वन इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ऑल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तमाम के अंदर इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि हर एक कंपाउंड को अंदर आने की, सेल के अंदर आने की इजाज़त ना दे, बल्कि सिलेक्टिव जो होते हैं उनको आने की इजाज़त देती है। इसको हम सिलेक्टिवली भी परमिएबल भी कहते हैं। अलोइंग द फ्यू मालिक्यूल अक्रॉस द और मेजॉरिटी ऑफ मालिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर रखती है। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन जो इंटरनल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखती है। अगर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो पूरे का पूरा सेल रप्चर हो जाता है। तो ये दोनों सेल हैं, एक प्लांट है एक एनिमल, इनको डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स को। केमिकल एनालिसिस किया गया तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। और इसके लिए सबसे कौन सा अच्छा मॉडल हमारे पास पेश किया गया है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और इस मॉडल के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर विच इज़ प्रोटीन मालिक्यूल्स आर इम्बेडेड। और इसके अंदर इम्बेडेड करते हैं प्रोटीन मालिक्यूल। द लिपिड बाइलेयर गिव द फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। और वो जो लिपिड बाइलेयर है वो इलास्टिक करके रखती है मेम्ब्रेन को, फ्लूइड की तरह की रखती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो फाइंड इन मेम्ब्रेन, दे आर ज्वाइंट विद द प्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज्वाइन करती है प्रोटीन्स के साथ। और ये स्ट्रक्चर आपने याद भी करना है और बनाना भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इन यूकैरियोट कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट। देखिएगा बेटा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड यूकैरियोट्स मैनी ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गोल्गी ऑपरेटर्स, इन सब के पास यही सेम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन मौजूद होती है। When we type all about membrane हम उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। When only about the outer membrane जो होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड वन इज़ अ साइटोप्लाज्म। वो लिक्विड, वो सेमी विस्कस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान होता है, हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म स्पेस प्रोवाइड करता है और सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज रह सकती हों, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, मेजर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट वन इज़ अ साइटोस्केलेटल। हमारे सेल के अंदर ट्यूबुलिन भी होती है, एक्टिन भी होती है। ये साइटोस्केलेटल बना के रखती है ताकि उनको स्ट्रॉन्ग करके रखें, उनके अंदर कोई लचक पैदा ना हो या वो डिस्ट्रॉय ना हो। हम उसके लिए ये साइटोस्केलेटन बहुत ज़्यादा फंक्शन प्ले करता है, मेजर रोल इसी का होता है। माइक्रोफिलामेंटों की होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड द ट्यूब्यूलर प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है।
देन नेक्स्ट वन इज़ अ सेल ऑर्गेनेलीज। आज हम सेल ऑर्गेनेलीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस अकर्स इन अ यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ऑल एनिमल प्रेजेंट इन द सेंटर वाइल द मिच्योर प्लांट के अंदर ड्यू टू वैक्यूल ये थोड़ा सा पुश करता है एक साइड के ऊपर। न्यूक्लियस इज अ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है एज न्यूक्लियर इन्वेलप जिनके पास होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी पोर्स जिससे सेमी परमिएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं जिसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स का एक दूसरे के साथ तबादला हो सकता है। और उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं और क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है हमारे पास वो डार्क स्पॉट स्ट्रक्चर होता है जो कि वेयर राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है वो सारे वहाँ पे बनते हैं और एज आ राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनते हैं। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज़ अ न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम इज़ अ विजिबल ड्यूरिंग दिस इंटरफेस एंड दे कैन फॉर्म द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिन। और सिर्फ इंटरफेस के दरमियान जो है क्रोमोसोम बनते हैं, अदरवाइज वो क्रोमाटिन की शक्ल में सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होते हैं। द प्रोकैरियोट सेल डस नॉट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। और क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ ओनली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, और जो उनका क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट वन इज़ अ राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास टिनी ग्रैन्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा टिम की तरह, सितारों की तरह होते हैं। इनका मेजर फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। राइबोसोमल आरएनए जो है और इनके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को देखा जाए 50% प्रोटीन और 50% राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए नॉट बाउंड विद द मेम्ब्रेन, कोई इसके पास कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती और आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और यही प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो हमारे पास राइबोसोम होता है इसका साइज लार्जर होता है देन प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेल, देयर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम फाउंड थ्रू आउट द सेल। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर। व्हेन राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग इज डिसेबल एंड 2 सब यूनिट आपस में अलग रहते हैं, यानी कि ये 2 सब यूनिट आपस में अलग अलग होते हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस करने की बारी आती है ये दोनों मिल जाते हैं और स्ट्रक्चर बना जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनर बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन ओनली यूकैरियोट्स के अंदर ये होता है बेटा। क्यों? डबल मेम्ब्रेनस है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कभी भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मौजूद कभी भी नहीं हो सकती। दीज आर द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स इसके अंदर होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ होती है, इनर के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं जिसे क्रिस्टियाई कहते हैं। और द सरफेस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। और क्रिस्टियाई क्यों बनाए हैं? ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। ठीक है ना बेटा। इसके देखें अब अगर सीधा होता तो थोड़ा सा एरिया होता, फोल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया इनके पास प्रोवाइड है, यहाँ पे ये अपने रिएक्शन हो सकते हैं। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर सेलुलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम। द राइबोसोम ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इज सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम इन यूकैरियोटिक राइबोसोम। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम भी हैं और अपना डीएनए भी है। तो इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो बिल्कुल सिमिलर है बैक्टीरिया से। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए वो जो मेंडल था उसने जो मॉर्गन था सॉरी बेटा, उसने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेम ओरिजिन से पैदा हुए हैं। इसी से पता लगता है कि हम बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं हमारे सेल, क्योंकि उनके अंदर जो राइबोसोम है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा अफेक्ट आता है। नेक्स्ट वन इज़ अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली अगेन है और प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट है जैसे कि एल्गी है उनके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर देखिएगा लाइट माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट बाउंड विद द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनी, आउटर स्मूथ होती है, इनर के अंदर हमारे पास सैक्स होते हैं जिसे थैलेक्वाइड्स कहते हैं। द स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड्स को हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। जो ग्रेना होता है वो फ्लॉट करती है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर। स्ट्रोमा वो लिक्विड है जिसके अंदर ग्रेना फ्लॉटर करती है। आगे क्लोरोप्लास्ट आर द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर। और क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल प्रोसेस होता है। दे कंटेन द क्लोरोफिल फॉर द
associate pigment. These pigment present in thylakoid grana. The second type of plasmid is a chromoplast. Chromoplast कलरफुल पिगमेंट होते हैं बेटा, और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पीटल्स और फ्रूट्स के अंदर। ये पोलिनेशन करवाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तीसरी टाइप के ल्यूकोप्लास्ट है। थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मिड दे आर कलरलेस होते हैं, वो स्टोर करते हैं स्टार्च को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और ये कहाँ पे होते हैं हमारे पास रूट्स के अंदर होते हैं। आई थिंक दे आर प्रेजेंट इन द सेल दोज प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये जहाँ पे फूड स्टोर होता है वहाँ पे, अगर रूट्स में फूड स्टोर हो रहा है तो रूट्स में होंगे, अगर फल के अंदर हो रहा है तो फल के अंदर होंगे। नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क जो है जो इंटरकनेक्ट करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा गया कि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, सो नेम्ड बिकॉज द रफ अपीयरेंस ड्यू टू द numerous ribosome that are attached to it. Due to presence of the ribosome, rough endoplasmic reticulum serve as the action of the protein synthesis. Smooth endoplasmic ribosomes are involved in lipid metabolism, transport of the material वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट। जो हमारे पास RER है उसका मेजर फंक्शन हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि उसके पास राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या करवाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवाता है। और दूसरा इसका मेजर फंक्शन डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को। नेक्स्ट वन इज़ गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस जो सिस्टर्नी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटनी थी, जो प्रोटीन बन के वहाँ से स्लप आउट हो रही है, वो हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस के पास आती है। एटेरियन केमिकोलॉजी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मैनी सिस्टर्नी होती हैं, सिस्टर्नी के सैक्स होते हैं और ईच अदर। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी कॉल्ड एज गोल्जी ऑपरेटस। ये हमारे पास नीचे डायग्राम देख लें, ये एक जो बैच है हम इसको कहते हैं सिस्टर्नी, और ये सारे सैक मिला हुआ है इसको हम गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। और इसके साथ अगर हम वेजिकल्स भी लगा दें वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटा, ठीक है, जो वेजिकल साथ अटैच होती हैं। दे फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। दे मॉडिफाई द मॉलिक्यूल कमिंग इन थ्रू आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल आ रहा है, प्रोटीन आ रही है, उसको मॉडिफाइड करता है, स्मॉल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड करता है, गोल्जी वेजिकल्स बनाता है ताकि उन वेजिकल्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है बेटा, तो ये देख लें ऊपर से वेजिकल्स आ रही हैं, वो RER से आ रही हैं और वो वहाँ से मॉडिफाइड हुई हैं, मॉडिफाइड हो गए वो बाहर से सक्रीट आउट हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा रही हैं। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस था। नेक्स्ट वन इज़ अ लाइजोसोम। लाइजोसोम इज़ अ माइल्ड 20th सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया। लाइजोसोम्स ब्रेकिंग एंजाइम होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। लाइबोसोम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि जब भी कोई भी फूड या फूड की वेस्ट की ब्रेक डाउन करनी होती है विद इन सेल, तो लाइजोसोम आता है उसको ब्रेक करके चला जाता है। ड्यूरिंग दिस फंक्शन लाइजोसोम फ्यूज विद द वैक्यूल contain the target material and its enzyme break down the material। इसके दरमियान होता है क्या है, ये टारगेट मटेरियल के साथ मिलता है और उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। फॉर एग्जांपल ये देखो बाइट से एक हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, फॉर एग्जांपल टारगेट मटेरियल, तो लाइजोसोम बना है, प्राइमरी लाइजोसोम बन के जब वो दोनों फ्यूज़ हो गए हैं, इसको हम सेकेंडरी लाइजोसोम कहते हैं, ये दोनों फ्यूज़ हो गए उसको डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ अ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एनिमल एंड मैनी यूनिसेलुलर। इनके पास हमारे पास सिलेंडर लाइक ऑर्गेनेली होती है ओवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पोल्स के ऊपर होती है, इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनती है। एनिमल सेल हैव टू सेंट्रियोल लोकेटेड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर होता है। द दो टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। हम इनको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं। देयर फंक्शन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये हमारे पास वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या है कि ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स करती हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाती है ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स। और नेक्स्ट वन देखते हैं अब, वैक्यूल। वैक्यूल प्रेजेंट होता है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। जो हमारे पास एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल इन ट्रांसफर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर
हमारे पास तमाम के तमाम वैक्यूल जो होते हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक सिंगल सेंटर में बड़ा सारा वैक्यूल बना देते हैं, और ताकि सेल क्या हो जाए, टर्जिट हो जाए। सेल टर्जिट इसलिए रखते हैं ताकि वो ज़्यादा श्रिंकेज होके उसकी ब्रेक डाउन ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए। मैनी सेल्स टेक द मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड, और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से मटेरियल लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, उसको डाइजेस्ट करता है बाय हेल्प ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट वन बस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेली। तो बेटा इसको नोट डाउन भी कीजिएगा, इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर रन आउट करें, नोट करें, और आप वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप फिर से देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आप मुझे कमेंट करें, मुझे आप टॉपिक बताएं, आपको वो टॉपिक मैं दोबारा से विद इन कमेंट समझा दूंगा। उसके अलावा स्टे होम, स्टे सेफ, और बेटा आप काइंडली इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।